हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि विश्वकर्मा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गर्व स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हाई स्कूल में बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम शुरू किया जाए। तो जैव प्रक्रम जिसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं, LIFEPROCESS, लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम का मतलब जीवधारियों में आवश्यक ऐसे प्रक्रम जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो ये मुख्यतः 4 होते हैं। पहला तो पोषण है। पोषण में हमें विस्तार से पाचन तंत्र को पढ़ना है। न्यूट्रिशन यानी पोषण, फिर श्वसन, रेस्पायरेशन, RESPIRATION, फिर परिवहन को परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और एक पढ़ना है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, EXCREATION। ये 4 प्रक्रम पढ़ने, ये जैव प्रक्रम जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो पहला हम पोषण से शुरू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पोषण यानी पाचन तंत्र को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद अगले पार्ट में हम श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन पढ़ते रहेंगे। तो पोषण का मतलब कि किसी जीवधारी के द्वारा ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण करना पोषण कहलाता है। तो पोषण होता है 2 प्रकार का। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी को ऑटोट्रोपिक कहते हैं, AUTOTROPHIC। इसे हीटरोट्रोपिक कहते हैं, TROPHIC, हीटरोट्रोपिक। तो स्वपोषी पोषण में ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे कि सभी हरे पेड़ पौधे। तो अब स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए? हरे पौधे में ऐसा क्या है कि भोजन बना लेते हैं? तो स्वपोषी पोषण में सभी हरे पेड़ पौधे यानी कि पादप आ जाएंगे। तो स्वपोषी पोषण में हरे पौधे ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, SYNTHESIS। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बना लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का मतलब फोटो शब्द से मतलब प्रकाश से ही होता है। जहाँ भी फोटो शब्द मिले तो फोटो का मतलब प्रकाश से है। तो इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल, जल तथा CO2 का उपयोग करके अपने लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, जो ग्लूकोज होता है। तो क्वेश्चन भी होता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं और कौन कौन सी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो सामग्री है, तो वो पहले तो सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट चाहिए, SUNLIGHT। फिर क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में पाया जाता है, CHLOROPHYL। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। जल यानी कि वाटर, जिसे पौधे जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं ज़मीन से। और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इसे पत्तियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो सूर्य का प्रकाश और जल ये पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। रंध्र बोले तो स्टोमेटा,
STOMATA, स्टोमेटा यानी कि रंध्र, जिसे छिद्र कहते हैं। सूरज में छिद्र होते हैं, पत्तियों की निचली सतह में ज़्यादा पाए जाते हैं, ऊपरी सतह में कम होते हैं। तो रंध्रों के द्वारा सूर्य का प्रकाश और CO2 अवशोषित कर लिया जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियाँ हरी भी होती हैं। क्लोरोफिल का एक फार्मूला भी होता है। क्लोरोफिल के मैग्नीशियम धातु पाई जाती है क्लोरोफिल में, C55H72 N4O5 Mg होता है। जड़ों के द्वारा, जड़ों में जो जाइलम ऊतक है, परिवहन में पढ़ेंगे। परिवहन में मानव में परिवहन, जो कि मुख्य अंग हृदय हो जाता है। और पौधों में परिवहन में मुख्य जो ऊतक होते हैं वो जाइलम फ्लोएम होते हैं। जाइलम जल को जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों तक पहुंचा देता है, और फ्लोएम जो भोजन बना पत्तियों में, तो भोजन को शरीर पौधे के अन्य हिस्सों तक पहुंचा देता है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। इसका समीकरण भी होता है प्रकाश संश्लेषण का, कि पौधे क्या क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, और क्या होगा, क्लोरोफिल भी होगा पत्तियों में। तो सनलाइट और क्लोरोफिल लिख देंगे। इसके हम 6 अणु यानी कि 6, इसके भी 6 ले लेंगे संतुलित करने के, क्योंकि बनता है ग्लूकोज, जो पौधे का भोज्य पदार्थ ग्लूकोज वो बनता है। इसका फार्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकलेगी O2, तो ऑक्सीजन के भी 6 अणु होंगे। इस प्रकार से ये तीर ऊपर की ओर दर्शाता है कि गैस निकल रही है। यदि नीचे, वो पहले चैप्टर में पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया वाले में, नीचे की ओर तीर, इसका मतलब गैस अवशोषित हो रही है या ऊर्जा अवशोषित हो रही है। ऊपर की ओर तीर, इसका मतलब ऊर्जा, ये गैस निकल रही है। तो संतुलित भी होना चाहिए। यहाँ संतुलित 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, यहाँ भी है 6 18 ऑक्सीजन, तो 6 12 संतुलित है। तो ये 6CO2 6H2O ग्लूकोज बन जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगी। ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है। अगले क्लासों में प्रकाश संश्लेषण के भाग हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण 2 प्रकार का होता है, यानी कि लाइट रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में, और डार्क रिएक्शन प्रकाश की अनुपस्थिति में। बहुत जो है तो गहराई वाला टॉपिक है, जो हाई स्कूल में नहीं है, अगली क्लास में ग्रेजुएशन पढ़ने को मिलेगा। खैर वो आगे की बात। तो ये हुआ स्वपोषी पोषण। अब आते हैं विषम पोषी पोषण में। विषम पोषी पोषण का मतलब कि जो जीवधारी अपने लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं कर पाते, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो ये बेसिकली मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक तो परपोषी, फिर एक है सहजीवी, एक होता है सहभोगी या सहभोजी, सहभोजी, एक होता है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। ये 4 प्रकार के होते हैं विषम। परपोषी का मतलब कि भोजन प्राप्ति के लिए, अपने लिए भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगा। तो जिस जीव पर निर्भर रहेगा उसको हानि पहुंचा करके अपने लिए भोजन प्राप्त करेगा। जैसे कि जूं, जो मनुष्य के सर में पाए जाते हैं, अपने लिए भोजन प्राप्त करेंगे, उससे बीमारी फैलेगी, मच्छर बीमारी फैलेगी। तो ये परपोषी है, दूसरे को आश्रित रहेगा भोजन प्राप्त करने के लिए, दूसरे को हानि पहुंचाएगा। सहजीवी में जिससे भोजन प्राप्त करेगा, जिस पर निर्भर रहेगा, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसको लाभ पहुंचेगा, था दोनों लाभान्वित होते हैं। सहजीवी का मुख्य एग्जाम्पल है कि राइजोबियम होता है, RHYZOBIUM। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जीवाणु है, जो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। पौधे इसे रहने के लिए स्थान देते हैं, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि वातावरण की जो नाइट्रोजन है N2, जो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में गैस है नाइट्रोजन, इसको जो है तो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, NO3 में परिवर्तित कर देता है। अब पौधे सीधे नाइट्रोजन के रूप में नहीं ग्रहण पाते, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर लिए होते तो हमें अलग से पोटास खाद वगैरह देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन की ही है वायुमंडल में। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जो पौधों के लिए खाद हो जाती है, और ये पौधे इसको रहने के लिए स्थान दे देते हैं। तो ये हो जाएगा। सहभोजी का मतलब कि इसमें एक को
फायदा जो जीव दूसरे पर आश्रित रहेगा उसे तो फायदा होगा, लेकिन जिस पर निर्भर रहेगा उसे ना तो कोई फायदा ना कोई नुकसान। जैसे कि अमर वेल है, दूसरे के सहारे बढ़ता है, दूसरे से भोजन प्राप्त करता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं। तो ऐसे जीव जो सहभोजी, जो दूसरे को न तो हानि पहुंचाते हैं और न लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन उससे उस जीव को भोजन यानी पोषण मिल जाता है जिस पर निर्भर रहेगा। और मृतोपजीवी में तो जो सड़े गले पेड़ पौधों से, सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस हो गया, गिद्ध हो गया, कि ये सड़े गले मरे हुए पदार्थों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, तो मृतोपजीवी में आ जाते हैं। इस प्रकार से विषम पोषी पोषण मुख्यतः 4 प्रकार से हो जाता है। अब जो ये तो हुआ पोषण। पोषण यानी कि भोजन को ग्रहण कर लेना किसी भी तरीके से, चाहे अपने आप बना करके, चाहे किसी पर निर्भर रह करके। मुख्य बात आती है पाचन की, भोजन को पचना चाहिए। तो अब पाचन तंत्र विस्तार से पढ़ना है। पाचन का मतलब होता है कि ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को एंजाइम्स की सहायता से छोटे तथा सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। तुमने शब्द सुना भी होगा, मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, यानी कि टूटना। कैटाबॉलिज्म में एक प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर के अंदर एंजाइम्स की प्रक्रिया के द्वारा जटिल तथा बड़े पदार्थ छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटते हैं। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ करके ऊर्जा प्राप्त होना। एनाबॉलिज्म शरीर के अंदर जैविक क्रियाएं हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इन दोनों को मिला करके कह देते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया। तो पाचन का मतलब हो जाता है कि भोजन का जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तन होना। डाइजेस्ट पाचन। तो संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया जो है तो एंजाइम्स पर डिपेंड करती है, एंजाइम्स के द्वारा ही होती है। तो हम सबसे पहले तो भोजन को हम मुख में रखेंगे। तो पोषण का एक चरण है पाचन, दूसरा चरण होता है अवशोषण, तीसरा चरण होता है स्वांगीकरण, और चौथा चरण होता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण अर्थात लास्ट का स्टेप, जो अपचा हुआ बिना अपच भोजन बाहर निकाल देना, बहिक्षेपण। तो ये पोषण के स्तर होते हैं। पहले तो भोजन को ग्रहण करेंगे तो अंतर्ग्रहण कहलाएगा, अंतर्ग्रहण। भोजन को मुख में रख करके निगलना, चबा करके निगलना, अंतर्ग्रहण। तो पाचन की प्रक्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। तो मुख में मुख्यतः 2 एंजाइम निकलेंगे, एक तो होता है टायलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। टायलिन एंजाइम मंड को, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, मंड को स्टार्च में परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइम एंजाइम भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है। इसलिए भोजन को बहुत ज़्यादा देर तक चबाना चाहिए। हमें भोजन करने में अधिक समय लगता है, बहुत लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो बायोलॉजिकल दृष्टि से भी भोजन को जितना अच्छे से हम चबाएंगे फिर निकलेंगे तो ज़्यादा ही फायदेमंद होता है, ताकि लार में उपस्थित जो एंजाइम से अपना रोल निभा सकें। टायलिन एंजाइम मिलेगा तो मंड को इस टाइम परिचित कर देगा। लाइसोजाइम यानी कि जो हानिकारक बैक्टीरिया वायरस जो नहीं दिखाई देने वाले होते हैं उनको किल कर देता, मार देता है। इसके बाद ग्रास नली ग्रसनी के माध्यम से सीधे भोजन पहुंचता है आमाशय में। कहाँ पहुंचेगा? आमाशय, जिसे स्टोमच बोलते हैं, STOMUCH, स्टोमच यानी आमाशय। तो आमाशय में सबसे पहले निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl निकलेगा। ये निकलता है आमाशय की भित्तियों में पाइलोरी ग्रंथियाँ होती हैं,
वो सॉरी आगजिनटिक कोशिकाएं, आगजिनटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फिर निकलेगा पाइलोरी ग्रंथियों से जठर रस। जठर रस ये आमाशय की भित्तियों से ही निकलता है। आगजिनटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाइलोरी ग्रंथियों से जठर रस। ग्रंथियाँ वाला टॉपिक अलग है, उसमें हार्मोन्स निकलते हैं और एंजाइम इसमें निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, ये दोनों होती हैं। तो एक से हार्मोन, एक से एंजाइम निकलते हैं। तो पाचन की प्रक्रिया एंजाइम से निर्भर है, तो जितने ग्रंथियाँ होंगे एंजाइम से ही निकलेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को क्या करेगा, अम्लीय बना देगा। साथ ही साथ जो लाइसोजाइम से बच करके कुछ बैक्टीरिया आ गए हैं उनको मार देता है, भोजन अम्लीय हो जाएगा और हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देगा। हाइड्रोक्लोरिक सबसे प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाम सुना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, जो बैक्टीरिया भरा जाता है तेजाब, उससे भी प्रबल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि आमाशय पेट से निकलता है। तो भोजन अम्लीय हो जाएगा और जो हानिकारक बैक्टीरिया आ गए हैं तो मर जाएंगे। अब जठर रस में मुख्यतः दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन किसको, प्रोटीन को पचाएगा, प्रोटीन को किस में, पेप्टोन में परिवर्तित कर देगा। ठीक, रेनिन भी प्रोटीन को ही पचाएगा, लेकिन ये दूध की प्रोटीन को पचाएगा, तो दूध को दही में परिवर्तित कर देगा रेनिन। दूध में जो प्रोटीन है केसीन, उसे दही की प्रोटीन पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है, पैराकेसिनेट में, रेनिन एंजाइम। इसलिए देखा होगा दूध पीने के बाद वोमिटिंग होती, तुरंत चाहे वोमिटिंग हो जाए तो भी जो है तो दही ही निकलता है। छोटे बच्चों को आमतौर पर देखा होगा, तुमने ज़्यादा दूध पी लेते हैं तो वोमिटिंग पलटी कर देते हैं, तो दूध नहीं बल्कि दही निकलता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे दूध पिएगा तुरंत पहुँचेगा आमाशय में। सबसे पहले भोजन कुछ भी खाएंगे पिएंगे आमाशय में पहुँचेगा, आमाशय में तुरंत जो है तो अम्ल निकलेगा, जो हानिकारक जीवाणु मर जाएंगे, अम्लीय हो जाएगा। वैसे भी अम्ल का प्रभाव होता है दही परिवर्तित करने का। घरों में भी थोड़ा खट्टा पदार्थ डाल दिया जाता है जल्दी दही बनाने के लिए। और ये रेनिन एंजाइम निकलेगा, पेप्सिन एंजाइम निकलेगा, तुरंत अपना काम करेंगे, दूध को दही परिवर्तित करते हैं, केसिन पैराकेसिनेट में परिवर्तित हो जाती है। अब जो है तो इतना तक रहने लगभग आमाशय में भोजन 4 घंटे तक पचता है। आमाशय में भोजन कितनी देर तक, लगभग 4 घंटे तक रहता है। अब इसके बाद जो है तो ये अग्न्याशय है, तो अग्न्याशय से पैनक्रियाज बोलते हैं। अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज, CREA, पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय। अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशयी रस मिलेगा भोजन में। कौन सा रस, अग्न्याशयी रस। तो अग्न्याशयी रस में 3 एंजाइम होते हैं, कौन कौन, ट्रिप्सिन, फिर लाइपेज, तीसरा एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ये अग्न्याशयी रस से निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं। अब 3 प्रकार के एंजाइम तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ को पचा देते हैं। भोज्य पदार्थ वैसे बेसिकली 3 ही प्रकार के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। हम कुछ भी पदार्थ खाएंगे उनमें से या तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा, इनमें से कोई तीनों पदार्थ या कोई पदार्थ हो सकते हैं। तो अग्न्याशयी रस से निकलने वाले अग्न्याशयी एंजाइम्स तीनों प्रकार, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देगा, लाइपेज वसों को पचा देगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। तो ये अग्न्याशयी रस से निकलने वाले एंजाइम तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचा देंगे। अब इतना सारा होने के बाद लगभग 4 घंटे के बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत, अर्थात इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, INTESTINE,
स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पाचन की प्रक्रिया मुख से स्टार्ट होकर के छोटी आंत में कंप्लीट हो। छोटी आंत लंबाई की दृष्टि से बड़ी होती है, लगभग 10 से 15 फीट के बीच तक होती है। ये सब जितना इधर उधर घूमी हुई सर्पिलाकार की छोटी आती है, इसलिए ये छोटी आंत सर्पिलाकार की होती है, लंबाई ज़्यादा होने के कारण। नाम छोटी आंत रखा गया है व्यास के आधार पर। व्यास यानी कि मोटाई। छोटी आंत की मोटाई कम होती है और बड़ी आंत की ज़्यादा होती है, तो नाम लंबाई के आधार पर नहीं, मोटाई यानी चौड़ाई के आधार पर रखा गया है। तो छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होती है, छोटी न समझना। और बड़ी आंत मोटाई की दृष्टि से ज़्यादा है, इसलिए नाम बड़ी आंत है। तो छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत में मुख्यतः 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पूर्ण रूप से पचाते हैं। यहाँ से यहाँ भी लैक्टेज से शुरू होता है, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज और गैलेक्टेज और एमाइलेप्सिन। ये छोटी आंत से मुख्यतः 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पूर्ण रूप से पचा देते हैं। लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, गैलेक्टेज और एमाइलेप्सिन। लैक्टेज वही दूध के प्रोटीन को पचाएगा, वसा को पचाएगा। माल्टेज मंड को स्टार्च में परिवर्तित करेगा अर्थात कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। सुक्रेज जो सुक्रोज का पाचन करेगा। गैलेक्टेज ग्लूकोज का पाचन करेगा। एमाइलेप्सिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। तो इस प्रकार से भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है छोटी आंत में। तो अब छोटी आंत में भोजन पहुंचने से पहले लीवर की भूमिका होती है। लीवर यानी कि यकृत, LIVER, लीवर यकृत की भूमिका। लीवर यानी कि ये दाहिने साइड में स्थित होता है पेट में। तो लीवर की भूमिका है कि लीवर बनाता है पित्त रस। क्या बनाएगा? बाइल डक्ट यानी कि पित्त रस बनाएगा लीवर, यकृत बनाएगा। अब यकृत में निर्मित होगा, भर कहाँ जाएगा? ये पित्ताशय है, तो पित्ताशय में भरा रहेगा। पित्ताशय में ये पित्त रस भरा रहेगा, पित्त वाहिनी के द्वारा आएगा और पित्ताशय में भरा रहेगा। और पित्त रस जो होता है ये क्षारीय द्रव होता है, हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव, हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त रस। अब पित्त रस की भूमिका क्या है कि भोजन अभी तक अम्लीय है, आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला है, तो कैसा भोजन? अम्लीय भोजन है। तो पित्त रस क्षारीय होने का उदासीनीकरण आप क्रिया पढ़े होंगे, पहला चैप्टर ये है कि अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण तथा जल, ये उदासीनीकरण किया। अम्ल क्षार के प्रभाव को समाप्त कर देता है, क्षार अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है, जिसे एसिड और बेस बोलते हैं। तो ये छोटी आंत में भोजन अम्लीय माध्यम में नहीं पचता है। अम्लीय माध्यम में भोजन आमाशय से आया हुआ छोटी आंत में छोटी आंत नहीं पचाएगी, अर्थात छोटी आंत के नखरे कि हम अम्लीय भोजन को नहीं पचाएंगे। तब छोटी आंत में भोजन अम्लीय है, पचेगा नहीं। तो अब पित्त की यानी यकृत की भूमिका है पित्त रस बनाने की। तो पित्त रस कहाँ? यही छोटी आंत में आकर के मिल जाएगा। पित्त रस मिलेगा छोटी आंत में तो भोजन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। सिर्फ भोजन के पाचन में जो लीवर की भूमिका है पित्त रस की, भोजन को क्षारीय बना देना, अम्लीयता का प्रभाव समाप्त कर देना होता है। तो भोजन क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय भोजन को ये छोटी आंत पचा देगी इन सारे एंजाइम्सों के द्वारा। अब इसके बाद जो है तो भोजन जो बिना पचा हुआ भोजन है, बिना पचा हुआ अपच भोजन जो है तो बड़ी आंत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचेगा? बड़ी आंत में, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन वही पहुँच जो बिना पचा हुआ है, यहाँ से पहुँचे बिना पचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है, कहने का मतलब अपशिष्ट पदार्थ ही पहुँचेगा बड़ी आंत में। तो यहाँ बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत की मुख्य भूमिका है
कि जल को अवशोषित कर लेना। क्या कर लेना? जल को अवशोषित करना। ये बड़ी आंत की भूमिका है। बड़ी आंत की भित्तियों के द्वारा जल को अवशोषित कर लिया जाता है। इसलिए जब कभी कभी लूज मोशन अर्थात जिसे पतली लेट्रिन कहते हैं वो स्टार्ट होती है, दस्ताना, तो दस्ताना का मुख्यतः कारण यही है कि बड़ी आंत की भित्तियों के द्वारा जल का अवशोषण नहीं हो पाता है। छोटी आंत में भोजन पच गए, जो कुछ भी खाया, इसके बाद बड़ी आंत पहुँचेगा, तो बड़ी आंत का काम क्या है कि जल को अवशोषित कर लेना। अब जल को अवशोषित नहीं करेगी तो वही निकलेगा जाके। तो जल को अवशोषित करना, और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अपचित भोजन को ये मल में परिवर्तित कर देते हैं। बिना पचे हुए भोजन को मल में परिवर्तित करना, मल में परिवर्तित करना। यकृत के द्वारा एक बिलिरुबिन बनाया जाता है, बिलिरुबिन, जो कुछ पीले रंग का एक जो है तो वर्णक होता है। बिलिरुबिन यकृत के द्वारा बनाया जाता है। यही जो है तो आग भोजन के साथ मिल जाता है और भोजन के साथ यहाँ बड़ी आंत में पहुँच जाता है। इसके कारण जो है तो मल का रंग पीला हो जाता है, बिलिरुबिन के कारण। यकृत द्वारा बनाया जाएगा, बड़ी आंत में पहुँचेगा, तो ये बिलिरुबिन जो है तो मल में परिवर्तित करेगा, तो मल का रंग जो है तो पीला हो जाता है। साथ ही साथ जल को अवशोषित कर लेगा। इसके बाद जो जल अवशोषित होने के बाद जो मल बचा, इसे एनस, एनस यानी कि गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। सुबह सुबह जो मोदी जी के स्वच्छता अभियान में जाते हो ना, तो गुदा द्वारा, एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हुआ पाचन। अब भोजन पचने के बाद जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ किस रूप में हो जाएगा? ग्लूकोज के रूप में, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें ग्लूकोज तो होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा अंत में पच करके सरल रूप ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो है तो पहुँचेगा रुधिर में। तो पचे हुए भोज्य पदार्थ का रुधिर में पहुँचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का कहाँ? रुधिर में पहुँचना कहलाता अवशोषण। ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। तो छोटी आंत में इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है, उंगली नुमा संरचना, ऐसे। इसे कहते हैं विली, VILLI। ये इसे जूसी हेयर कहते हैं। उंगली नुमा संरचना ये छोटी आंत की भित्तियों में पाई जाती है। जूम करके देखने पर दिखाई देता है, वैसे नहीं दिखाई देता। तो इसके द्वारा जो है तो भोजन का क्या होगा? अवशोषण होगा, भोजन का अवशोषण। अर्थात इसमें रक्त वाहिकाएँ पाई जाती हैं, ये बचा हुआ भोज्य पदार्थ ग्लूकोज कहाँ पहुँच जाएगा? रुधिर में। अब रुधिर संपूर्ण शरीर पहुँचता रहता, चलता रहता है। ये परिवहन में पढ़ाएंगे, परिवहन में बताया जाएगा। हृदय का मुख्य रोल होता है परिवहन में। तो भोजन का अवशोषण हो जाएगा, अर्थात रुधिर में पहुँच जाएगा भोजन, बचा हुआ भोज्य पदार्थ ग्लूकोज रुधिर में पहुँच जाएगा। इसलिए तत्काल एनर्जी के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए एथलीट खिलाड़ियों को ग्लूकोन डी दिया जाता है। गर्मियों में भी बहुत लोग तो ग्लूकोन डी, ग्लूकोज का सेवन करते हैं, क्योंकि वो पचा हुआ भोज्य पदार्थ सीधे जल में घोला पी गए। ये सारी की सारी प्रोसेस कुछ नहीं होनी है, वो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है। ग्लूकोज सीधे पहुँचेगा छोटी आंत तक, इसके बाद सीधे रुधिर पहुँचेगा। रुधिर में ऑक्सीजन आई रही है, CO2 जा रही है, तो वो श्वसन में पढ़ाएंगे। ऑक्सीजन के साथ मिलेगा ग्लूकोज, टूटेगा, टूट करके फिर एनर्जी मिलेगी। इसलिए अब यहाँ जैसे रेनिन एंजाइम दूध को दही परिवर्तित करता है, उम्र के साथ साथ सभी एंजाइम्स का घटना निकलना धीरे धीरे कम हो जाता है, हार्मोन्स का स्राव धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए बुजुर्ग व्यक्तियों को दूध की अपेक्षा दही, मट्ठा ये ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि दही या मट्ठा क्या है? पचा हुआ भोज्य पदार्थ है। दूध खाएंगे पिएंगे तो दूध को पचाना पड़ेगा, रेनिन एंजाइम की भूमिका होगी। दही पचा हुआ भोज्य पदार्थ है, इसलिए बुजुर्ग लोग जो होते हैं दही या मट्ठा पी के बड़े खुश महसूस होते हैं, अच्छा महसूस होते हैं अपने आप को। अब इसी प्रकार ग्लूकोज है, ग्लूकोज नहीं, पचा हुआ भोज्य पदार्थ है। तो अवशोषण का मतलब पचे हुए भोज्य पदार्थ का कहाँ? रुधिर में पहुँचना अवशोषण कहलाता है। अब इसके बाद आता है ये स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जो रुधिर में भोजन पहुँच गया, अवशोषित हो गया,
अवशोषित भोजन का शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जाना, शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जाना, ये कहलाता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब कि भोजन शरीर के द्वारा उपयोग में लाया, अर्थात एनर्जी, भोजन हृदय में पहुँचेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, टूटेगा, जल और CO2 बनेगा, अवशिष्ट पदार्थ जो निकलेंगे, और ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा के द्वारा कार्य किया जाएगा। शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। वैक्षेपण, वैक्षेपण के द्वारा मल परित्याग होता है। मल परित्याग कि अपच भोजन, बिना पचा हुआ भोजन बढ़िया तक पहुँचता है, जल को अवशोषित कर लिया जाता है, सीधे सीधे फिर एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो वैक्षेपण कहलाता है। इस प्रकार से ये हुआ पूरा पोषण वाला एक टॉपिक। जैव प्रक्रम का जो पहला टॉपिक है पोषण। पोषण में स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी में सभी हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या क्या चाहिए, जल, CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। कहाँ से क्या प्राप्त करते हैं बता चुके हैं। मुख्य प्रक्रिया क्या, पाचन, भोजन को पचना चाहिए। पोषण के 5 स्टेप, अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण करके मुख में रख के चबाना, निगलना। पाचन, ये सारी प्रक्रिया पाचन की मुख से स्टार्ट हो जाती है, मुख में टाइलिन लाइट हो जाए, महामाशय ये सब। अवशोषण, पचने के बाद कहाँ, रुधिर में पहुँचना। इसके बाद स्वांगीकरण, उपयोग में लाया जाना, अर्थात ऊर्जा टूटना, ऑक्सीजन मिल जाएगी तो टूटेगा, ये श्वसन तंत्र में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद वैक्षेपण यानी कि मल परित्याग। इतना सब पोषण के अंतर्गत आता है। तो जैव प्रक्रम का जो पहला प्रक्रम है पाचन तंत्र अर्थात पोषण, न्यूट्रिशन, वो इस प्रकार से समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में श्वसन तंत्र के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य प्रस्तुत करें। और हाँ, मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा अच्छे भौतिक साधन नहीं है, एक छोटा सा मोबाइल, छोटा सा स्टैंड और ये ध्वनि रिकॉर्डर, जैसा जो कुछ भी हो सकता है, तो 20-25 मिनट, 15-20 मिनट की वीडियो बनाने का प्रयास किया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।